हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आर के मर्टन के द्वारा जो अवधारणाओं के बारे में बताया गया था परिस्थिति और भूमिका से जुड़ी हुई, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अक्सर एग्ज़ाम में इन अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। तो आर के मर्टन ने परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणाएं बताई हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है भूमिका प्रतिमान या समुच्चय। यानी कि ये समुच्चय का मतलब होता है किसी चीज़ का एक गुच्छा होना, बहुत सारी भूमिकाओं का एक गुच्छा होना। तो उनका कहना है कि एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका के समुच्चय या गुच्छे को मर्टन ने भूमिका प्रतिमान कहा है। यानी कि एक मेन परिस्थिति होती है और उसके साथ जुड़ी हुई जो दूसरी परिस्थितियाँ होती हैं उनके गुच्छे को मर्टन ने समुच्चय कहा है। जैसे कि एक प्रिंसिपल की जो भूमिका रहती है वो अपने पद के अलावा जो और टीचर्स होते हैं या क्लर्क होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या अभिभावक होते हैं, तो सबके साथ अलग अलग तरह की होती है। तो ये सब मिलकर ये जो सब भूमिकाएं हैं जो एक प्रिंसिपल एक वक्त में निभाता है, तो उसे मर्टन ने क्या कहा है, भूमिका पुंज कहा है। यानी कि अपनी भूमिका के अलावा जो कि एक प्रिंसिपल होने के नाते वो निभाता है, उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं जो कि हर व्यक्ति के साथ अलग होती है। तो इसे ही मर्टन ने भूमिका पुंज कहा है। फिर आती है बहुविध भूमिका, अनेक परिस्थिति संबंधित भूमिका को निभाना। यानी कि जैसे कि एक टीचर है, एक शिक्षिका है, तो वो उसकी भूमिकाएं एक साथ कई जगह होती हैं। जैसे कि वो एक टीचर होने के साथ साथ माँ होती है, पत्नी होती है, किसी की बहन होती है। तो एक जो टीचर होती है वो एक टाइम में सिर्फ टीचर होने की, शिक्षिका होने की भूमिका नहीं निभा रही होती, बल्कि वो एक ही टाइम में एक माँ होने का जो फ़र्ज़ है वो निभाती है। किसी की पत्नी होती है, माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है। तो एक साथ इतनी सारी जो भूमिकाएं होती हैं जो इसे निभाता है, तो इस भूमिका निभाने को ही बहुविध भूमिका कहा जाता है। फिर आता है कि भूमिका अनोन्य या पारस्परिक भूमिका। यानी कि बहुत सारी भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच, पति और पत्नी के बीच। तो जो भूमिकाएं एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हों जिन्हें कि अलग ना किया जा सके, परस्पर संबंधों के जरिए जुड़ी हों, तो मर्टन ने उन्हें भूमिका अनन्य या पारस्परिक भूमिका कहा है। फिर आती है भूमिका संवर्ती। भूमिका संवर्ती का मतलब होता है कि कुछ भूमिकाएं ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है कि उन भूमिकाओं को निभाया जाए, जो कि व्यक्ति के एक तरह से जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उससे जुड़ी हुई होती हैं, जिनको निभाने में व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है। इस तरह की भूमिका को मर्टन ने भूमिका संवर्ती कहा है। और इस तरह की भूमिकाएं ही व्यक्ति को एक तरह से एक जो खुशी का जो एहसास होता है वो देती है, क्योंकि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। कई बार हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसको करना हमें पसंद होता है दूसरे काम के मुकाबले। तो इसी को ही भूमिका संवर्ती मर्टन ने कहा है। फिर आती है भूमिका संकलन। भूमिका संकलन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति दो ऐसी भूमिकाएं निभाता है जिनमें से एक भूमिका दूसरी भूमिका की जिम्मेदारियों का अनुपालन करने के लिए उसे प्रेरित करती है, तो उसे भूमिका संकलन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति दो ऐसी भूमिकाएं निभा रहा हो जिसमें से एक भूमिका उसे दूसरी भूमिका को निभाने के लिए भी प्रेरित करे। यानी कि जैसे कि आप कोई एक काम आपके जो है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो काम आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप दूसरे काम की तरफ भी बढ़कर उसे कर देंगे जिसमें कि आपका इंटरेस्ट ना हो। तो ये इस तरह की जो भूमिका है इसे भूमिका संकलन मर्टन ने कहा था। उनका कहना था कि जब दो भूमिका आप एक साथ निभाते हैं, उनमें से एक भूमिका आपको दूसरी भूमिका या दूसरी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे भूमिका संकलन कहा जाता है। और ये जो भूमिका संकलन की जो अवधारणा है ये पूरी तरीके से भूमिका संघर्ष से अलग है। अब पढ़ते हैं अगली भूमिका के बारे में, जैसे कि रुग्ण भूमिका, जिसका सबसे पहले प्रयोग LJ एंडरसन के द्वारा किया गया था और इसकी जो विस्तृत व्याख्या की है वो पार्सन्स ने की है। तो समाजशास्त्र में जो
बीमारी है उसको विचलन की स्थिति कहा गया है। यानी कि अगर किसी भी बीमारी के बारे में अगर वर्णन करना हो तो समाजशास्त्र की भाषा में उसे विचलन कहते हैं। तो और जो व्यक्ति इस भूमिका को ग्रहण करता है, मतलब जो कि बीमार रहते हुए कोई काम करता है, तो उस तरह के व्यक्ति को सिकरोल जो है समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाता है। तो ये जो रुग्ण भूमिका वाली अवधारणा है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी, तो ये एल.जे. एंडरसन के द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट आती है भूमिका पालन, जिसका प्रतिपादन किया था सार्जेंट ने। और भूमिका पालन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से कोई समाज किस तरह की अपेक्षा रखता है कि किस तरह की भूमिका वो निभाए। जब समाज की अपेक्षा के अनुरूप व्यक्ति भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है। फिर आती है नेक्स्ट भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीड ने दी थी और उसका मतलब है कि जब हम कोई विशिष्ट भूमिका निभाना चाहते हैं जो कि हमारे की आमतौर की जो डेली रूटीन है उसमें नहीं है, तो उस तरह की भूमिकाओं को सीखना पड़ता है। तो इस तरह की भूमिकाओं को सीखना ही भूमिका ग्रहण कहा जाता है, जिसे कि मीड ने भूमिका ग्रहण कहा है। जैसे कि अगर हम किसी पद पर जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम दरोगा बनना है या कोई टीचर बनना है, तो उसके लिए जो हम पहले से तैयारी करते हैं उसे वो जो अभ्यास करते हैं उसे भूमिका ग्रहण कहा गया है। फिर आता है नेक्स्ट आती है भूमिका वंचन। भूमिका वंचन की जो अवधारणा है वो जॉन पियाजे ने दी थी। इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को त्याग कर दूसरी परिस्थिति धारण करता है और तो उसे जो अपनी परिस्थिति उसने छोड़ी है, उससे जुड़ी हुई जो भूमिका है उसको भी छोड़ना पड़ता है, तो इसे ही भूमिका वंचन कहते हैं। ये अवधारणा भूमिका वंचन की जॉन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट आती है भूमिका बाधा। ये अवधारणा किर्क ने दी थी। इसके प्रतिपादक जो थे वो किर्क थे। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति किसी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान डालते हैं तो इस तरह की परिस्थिति को भूमिका बाधा कहा गया है। फिर आता है भूमिका पूरक। भूमिका पूरक का मतलब होता है कि जब एक भूमिका की अनुपस्थिति में, यानी एक भूमिका की अनुपस्थिति में जब दूसरी की पूर्ति ना हो सके, जब तो उस तरह की भूमिका को भूमिका पूरक कहते हैं। जैसे कि गुरु और शिष्य का संबंध, जैसे कि एक डॉक्टर और मरीज का संबंध, कि अगर एक व्यक्ति मौजूद ना हो तो दूसरी भूमिका पूरी नहीं हो सकती। फिर आता है नेक्स्ट भूमिका दूरी। भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन ने दी थी। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका से ऊब जाता है, यानी जो कि उस वक्त में वो भूमिका निभा रहा है, जैसे कि चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपनी जो परिस्थिति है, जो वो जिम्मेदारी निभा रहा है, उससे ऊब जाता है, तो उससे दूर जाने की चेष्टा करता है, यानी उससे दूर होना चाहता है, या वो एक लंबा ब्रेक लेता है उससे दूर हटने के लिए, ताकि वो दोबारा से उस चीज़ के लिए तैयार हो सके, उस काम को करने के लिए। तो इस तरह की जो अवधारणा है उसको भूमिका दूरी कहा गया है। फिर आता है भूमिका तनाव। इसका भूमिका तनाव की जो अवधारणा है वो विलियम जे गुडे ने दी थी और इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरी करने में कठिनाई या दबाव महसूस करे, यानी कि जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा ना कर पा रहा हो, तो इस तरह की या कोई भी दबाव उस पर हो या कोई भी कठिनाई उसे अपने काम को करने में आ रही हो, तो इस तरह की जो अवधारणा है उसको भूमिका तनाव कहा गया है। फिर आती है नेक्स्ट निर्धारित भूमिका। निर्धारित भूमिका की अवधारणा न्यूकॉम्ब ने दी थी और इसका मतलब होता है कि जब समाज एक व्यक्ति के लिए कुछ भूमिकाएं निर्धारित करता है कि उसे किस तरह की भूमिकाएं निभानी है, जो कि पूरी तरह समाज की संस्कृति और मानदंडों के द्वारा परिभाषित होती हैं, तो इस तरह की भूमिका को निर्धारित भूमिका कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है असफल भूमिका। असफल भूमिका की जो अवधारणा है वो किंगबाल यंग ने दी थी और इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो उसे परिस्थिति दी गई है उसके हिसाब से भूमिका को निभाने में असफल रहे, तो इस तरह की भूमिका को असफल भूमिका कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति जिस परिस्थिति में वो है, चाहे वो किसी के माता पिता हों या वो किसी पद पर हो, अपने जो अर्जित परिस्थितियाँ उससे जुड़ी हुई जैसे पद होते हैं उन पर हो, किसी पोस्ट पर हो, तो वो जब अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहा हो तो उस तरह की भूमिका को असफल
भूमिका कहते हैं। फिर नेक्स्ट आती है भूमिका प्रत्याशा। भूमिका प्रत्याशा का मतलब होता है कि समाज एक व्यक्ति से किस तरह की भूमिकाओं को निभाने की अपेक्षा करता है, तो उस तरह की भूमिका को भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। जैसे कि जो भूमिका प्रत्याशा थी उसकी अवधारणा को भूमिका अपेक्षा न्यूकॉम्ब ने कहा था और लेविंसन ने इसे भूमिका आग्रह कहा था। तो एक तरह से क्या होता है कि कभी कभी समाज किसी व्यक्ति के ऊपर अपने हिसाब से ये दबाव डालता है कि वो इस तरह की भूमिकाएं निभाए, जिससे कि व्यक्ति कई बार पूरा करने में असफल भी होता है। तो भूमिका प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति से किसी तरह की आशा की जाए कि व्यक्ति इस तरह की भूमिकाएं निभाए। नेक्स्ट आता है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन पार्सन्स ने किया था। तो इसका मतलब होता है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ, दो विभिन्न परिस्थितियाँ जो कि एक दूसरे की विरोधाभासी हों, जब उनको एक साथ निभाना पड़े, उन भूमिकाओं को एक साथ निभाना पड़े किस व्यक्ति को, तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे कि एक जज व्यक्ति को कोर्ट में अपने ही लड़के को जो कि चोर है उसे सज़ा देनी पड़े, तो ये उसके लिए भूमिका संघर्ष की स्थिति होगी। दूसरी तरफ भूमिका संघर्ष जो है वो एक तरह से भूमिका तनाव की तरह ही है, जिसमें भूमिका तनाव इसकी प्रारंभिक सीढ़ी है, यानी पहली सीढ़ी है, और भूमिका संघर्ष उसकी लास्ट की। फिर आता है ध्रुवीय परिस्थितियाँ। ध्रुवीय परिस्थिति का मतलब होता है जो दो विपरीत परिस्थितियाँ जब वो जोड़े में हों, जैसे कि पति पत्नी और राजा प्रजा। फिर आता है नेक्स्ट परिस्थिति तुलना। परिस्थिति तुलना में ये होता है कि जब किसी के काम के आधार पर या पुरस्कार के आधार पर एक दूसरे की तुलना की जाती है, तो उसे परिस्थिति तुलना कहते हैं। नेक्स्ट आती है भूमिका प्रवणता। भूमिका प्रवणता का मतलब होता है कि जब किसी विशेष भूमिका के लिए किसी व्यक्ति में ज़्यादा रुचि हो या लगाव हो, तो उसे भूमि प्रवणता कहते हैं। जैसे कि किसी एक भूमिका को या किसी एक काम को हम ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरे के मुकाबले, तो उसे भूमिका जो जिसमें लगाव है, जिसमें रुचि है, तो उसे भूमि प्रवणता कहते हैं। तो ये थी परिस्थिति और भूमिका से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।